सो पिछले क्लास को आप कवर कर लिए होंगे और उन्हीं के थ्योरीज पे आज हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। पहले एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन देखेंगे, फिर एएसएलआर के क्वेश्चन भी आएंगे और फिर हम लोग थ्योरी पार्ट भी पढ़ेंगे। और एक फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जो वीडियो है सुबह 8 से 9 बजे वाले बैच के लिए है, फिर शाम 4 से 5 बजे वाले बैच के लिए और शाम 6 से 7 बजे वाले बैच के लिए भी, तीनों बैच के लिए वीडियो तो अच्छे से देखना है, राइट डाउन करना है थ्योरीज क्वेश्चंस जो भी होंगे, जैसे लिखा होगा यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सेल रिलेटेड चीज़ें क्वेश्चंस हैं, उनको मैं करूँगा, हम लोग करेंगे। और फिर हम लोग एएसएलआर के भी 2-3 क्वेश्चंस करेंगे और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे आएंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि कार की बैटरी और कार के बैटरी का रीडिंग दिया हुआ है, और ये रीडिंग दिया हुआ है 12 वोल्ट का बैटरी है और इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है 0.4 ओम। करें मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉन किया जा सकता है। सिंपल, ये 12 वोल्ट का बैटरी है, इंटरनल रेसिस्टेंस 0.4 ओम, और कह रहा है कि बताइए मैक्सिमम करंट इससे कितना ड्रॉन किया जा सकता है। मैक्सिमम करंट के लिए इधर रेसिस्टेंस हम लोग 0 कर देते हैं, रेसिस्टेंस जोड़ते ही नहीं, रेसिस्टेंस इधर जोड़ते ही नहीं है। तो अगर रेसिस्टेंस अगर हम लोग 0 कर दे, रेसिस्टेंस क्या कर दे 0, तो करंट हमारा क्या मिलेगा मैक्सिमम। तो करंट मैक्सिमम के लिए रेसिस्टेंस क्या करना पड़ेगा 0, आपको ही पता है। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को तो आई मैक्स का कल ही फॉर्मूला दिखाया था कि ईएमएफ ई अपॉन इंटरनल रेसिस्टेंस आर, फटाक से वैल्यू पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आई मैक्स मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है, तो ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल रीडिंग वोल्टेज कितना दिया हुआ है, विभवांतर कितना दिया है 12, इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है 0.4, डेसिमल हटाइएगा ऊपर एक 10 जाएगा और इसको 4 से भाग कीजिएगा 12 में, तो 3 टाइम्स 3 मरतबे कट जाएगा और होगा आपका मैक्सिमम करंट कितना एम्पियर हो सकता है 30 एम्पियर। तो किसी सेल से मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला बिल्कुल हम लोग, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने हिंट दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि एक सेल है जिसका ईएमएफ दिया हुआ है 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम, इससे कितना मैक्सिमम करंट ड्रॉन किया जा सकता है। यही क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1। तो आप देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, और आपको क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 करना है। फिर हम लोग एनसीईआरटी ही क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, इस पे आते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा लोचा नहीं है, थोड़ा सा बस कन्वर्ट करना है। आप लोग ऑनलाइन रहते तो मैं कहता कि चलो ठीक है बना के दिखाओ, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ कि हाँ थोड़ा सा नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉपर है नहीं, इशू है नेट का, दैट इज़ वाई ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ना करते हुए हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं। तो ध्यान से देखो, अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक फिर से एक सेल है गिवन है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है या ईएमएफ दिया हुआ है एक्चुअली 10 वोल्ट, और इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम। इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम। कह रहा है कि अगर इसको सर्किट में जोड़ा जाए, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से जोड़ा जाए, तो सर्किट में जो करंट है आई का वैल्यू है, कह रहा है 0.5 एम्पियर आ रहा है। करंट कितना आ रहा है 0.5 एम्पियर। तो कह रहा है पहला बात कि कैपिटल आर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। फिर कह रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज इसके क्रॉस, बैटरी के क्रॉस भी बराबर क्या होगा, तो जो बैटरी के क्रॉस होगा वही आर के क्रॉस होगा, और आर के क्रॉस के लिए हमने फॉर्मूला देखा था और आई का फॉर्मूला देखा था। तो आई का फॉर्मूला जैसे हम लोग यूज करेंगे, आई का फॉर्मूला क्या करेंगे यूज, वैसे ही हमें कैपिटल आर का वैल्यू आ जाएगा। और आई का फॉर्मूला क्या यूज करना आपको ही पता है, कल ही बताया था, आई इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ईएमएफ पता है इस सेल का ईएमएफ कितना है, ईएमएफ इस सेल का ईएमएफ गिवन है 10 वोल्ट। अच्छा, इस सेल का करंट, इस सर्किट में करंट कितना है ये भी गिवन है 0.5 अपॉन कैपिटल आर का कोई आइडिया नहीं है सर, और स्मॉल आर दिया हुआ है 3। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तिरछा तिरछी गुना जिसको कहते हैं, अगर हम लोग करें तो हमें आइडिया आ जाएगा। इसके जगह इसको रखो, r प्लस 3 इज इक्वल टू 10 अपॉन 0.5, डेसिमल हटाओगे 100 जाएगा, ये आपका 2 जा 10 जाएगा एक्चुअली, तो 2 जा कितना हो जाएगा, r प्लस 3 का वैल्यू 20, r प्लस 3 का वैल्यू अगर 20 हो जाएगा, तो तुम्हें भी पता है
कि कैपिटल आर का वैल्यू कितना निकलेगा। कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 माइनस 3 17 ओम। कितना ओम 17 ओम। कहाँ निकाला भी आउटपुट निकालना है। भी आउटपुट का फॉर्मूला हम जानते ही हैं। भी आउटपुट का फॉर्मूला होता है ईएमएफ ई माइनस आई आर। तो V इज इक्वल टू ईएमएफ 10 वोल्ट है, करंट 0.5 मतलब 1/2 या 0.5 ही लिख लेता हूँ 0.5 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितने ओम का है 3 ओम का। वैल्यू पुट करो आंसर करो, बिल्कुल तुम्हें समझ में आएगा, बिल्कुल तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअली है क्या। V इज इक्वल टू 10 माइनस 1.5 V इज इक्वल टू 8.5 वोल्ट 8.5 वोल्ट। तो हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 किया, फिर हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 किया। इन दोनों क्वेश्चन को आप खुद से ऐसे समझ लोगे, बनाओगे नहीं, छापोगे नहीं, तुम खुद से एनसीईआरटी को क्वेश्चन को लिखना और फिर राइट डाउन करना। राइट डाउन नहीं करना, खुद से बनाना है, समझने के बाद ऐसे समझ लेना, फिर छापना नहीं है, बनाना है। बना के देखोगे फायदे में रहोगे। फिर हम लोग 2 क्वेश्चंस ऐसे लड़ोड़ा के भी करेंगे। तो सबसे पहले अगर मान लो नहीं बने तब क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी स्क्रीनशॉट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको बना के देखना खुद से। तो 2 क्वेश्चंस हमने देखा था एनसीईआरटी का, फिर हम लोग 2 क्वेश्चन देखेंगे एसए अरोड़ा का। क्वेश्चन एसए अरोड़ा का ही है, दिया हुआ है कि एक सेल है जिसका ईएमएफ दिया हुआ है आपका 2 वोल्ट। ईएमएफ कितना दिया हुआ है 2 वोल्ट का ईएमएफ है इसका, और इसके क्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाया गया है। क्या लगाया गया है वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस है 998 ओम। इस वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस कितना है 998 ओम, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम सेल का। पूछ रहा है कि बताओ रीडिंग्स ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। ये जो वोल्ट मीटर है उसमें कितना रीड करेगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस रीड करेगा। तो तुम कहोगे सर वोल्ट मीटर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस में तय करता है, तो सिर्फ फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगा दो सर। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी आउटपुट का फॉर्मूला लगा दो सर, वही हो जाएगा। अब भी आउटपुट का फॉर्मूला तुम्हें भी पता है कि भी आउटपुट इज इक्वल टू क्या होता है ईएमएफ ई माइनस आई आर। तब तक हमें फिर से समस्या आ गई कि पहले तो हमें करंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि भी आउटपुट का फॉर्मूला ईएमएफ माइनस आई इंटू आर। क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तुम्हें, तो आई का सर आई चाहिए तभी तो बनेगा सर। हमने कहा बिल्कुल, और आई के लिए आपको ही पता है क्या होता है ईएमएफ अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। कैपिटल आर का वैल्यू ये कैपिटल आर जैसा बिहेव करेगा हमारा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैपिटल आर जैसा बिहेव करेगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 हो गया, आंतरिक प्रतिरोध 2 हो गया। तो हम लोग जैसे ही करंट के वैल्यू में रखेंगे 2 अपॉन आंतरिक प्रतिरोध 2 और बाहर बाह्य प्रतिरोध एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 998, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/1000 एम्पियर। या हम लोग लिख सकते हैं 0.002 एम्पियर। एक करंट आ गया, अब तो हमसे निकल नहीं जाएगा भी आउटपुट। V इज इक्वल टू ईएमएफ ई माइनस आई आर। बिल्कुल ये है 2 वोल्ट माइनस आई 0.002 और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। तो ध्यान से देखो, जैसे ही हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 2 माइनस 0.004, तो हमारा आंसर आ जाएगा V इज इक्वल टू 1.996 वोल्ट। तो ये था इस तरह के क्वेश्चंस। आपको हमें नहीं लगता है कि इस तरह से क्वेश्चंस अगर आपको दिया जाए तो आप क्वेश्चन में फंसेगा, बिल्कुल नहीं फंसेगा। इस तरह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होगा और बहुत ही इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस लिखना है, क्वेश्चन विद डायग्राम बनाना है, क्या पूछ रहा है मैंने बोला वो आपको लिख लेना है, गिवन क्या क्या दिया वो लिख देना है और पूरा फटाक से ये कर लेना है, राइट डाउन कर लेना है। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वीडियो में पॉज करता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा तगड़ा है, ध्यान से देखिएगा। इससे लड़का का क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब की ओपन है, मतलब ये सटा नहीं है, मतलब ओपन कहने का मतलब स्विच ऑफ, जब इधर से कोई करंट नीचे से कोई करंट पास नहीं कर रहा है तब की स्थिति में ये वोल्ट मीटर कुछ और रीडिंग देता है। वोल्ट मीटर देता है 1.5 वोल्ट, ऊपर वोल्ट मीटर नीचे आ मीटर, A फॉर ए मीटर, B फॉर वोल्ट मीटर। तो आ मीटर नहीं रीडिंग दे रहा है, सिर्फ वोल्ट मीटर रीडिंग दे रहा है। कब? जब स्विच
ऑफ है, ओपन है, तब ओपन है तब इसका रीडिंग क्या हो रहा है, रीडिंग ओपन है तब ईएमएफ होगा हमारा 1.5 वोल्ट। सर आपने वोल्टेज को ईएमएफ कैसे लिख दिया? इसका मेन रीजन ये है कि जब सर्किट इधर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा तो इसका जो पोटेंशियल है उसके पोटेंशियल के बराबर होगा। जो रीडिंग दे रहा है एक्चुअली सेल का रीडिंग है, किसका ईएमएफ है, सेल का। सेल का ईएमएफ कितना है, 1.5 वोल्ट। क्वेश्चन से आइडिया आ गया? फिर से सुनो मैंने क्या कहा, इसमें थोड़ा सा लेंदी है, चीज़ों को सर्किट को समझना है। कह रहा है कि इस तरह का सर्किट बना हुआ है, लेकिन दो सिचुएशन है। पहले सिचुएशन में कह ही रहा है कि हमारा स्विच ऑफ है, स्विच क्या है, ऑफ है। तो जब स्विच ऑफ रहेगा, क्या रहेगा, स्विच ऑफ, की इज ओपन, तो स्विच ऑफ रहेगा तो नीचे से कोई करंट नहीं आएगा, तो सर्किट में करंट जीरो। और हम लोग वी आउटपुट का फॉर्मूला पढ़े हैं, वी आउटपुट ई माइनस आई आर, तो करंट ही जीरो हो जाएगा, तो हमारा V किसके बराबर होगा, V के बराबर। तो ये इसीलिए हम लोग EMF को V के बराबर लिखते हैं और हमारा वोल्ट EMF आ गया 1.5 वोल्ट। लेकिन कह रहा है कि जैसे ही स्विच को क्लोज कर देंगे, मतलब स्विच ऑन कर दिया जा रहा है, तब दो रीडिंग होता है। करंट कुछ और बता रहा है 1.5 एम्पियर और वोल्टेज बता रहा है 1.35 वोल्ट। कितना वोल्ट बता रहा है, 1.35 वोल्ट। ठीक, अब पूछ रहा है कि बताओ मेरे को इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा। क्या बताना है कि इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा। तो बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ईएमएफ हो गया, हमें पता है वी आउटपुट का फॉर्मूला होता है ई माइनस आई आर। देखो ध्यान से, इसमें स्मॉल आर ही नहीं पता, बाद बाकी सब पता है। कैसे, तो वी पता है कि 1.35 है सर, हमको ईएमएफ पता है कि 1.5 है सर, माइनस आई 1.5, आई का वैल्यू पता है स्मॉल आर, इसका नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव, तो 1.5 स्मॉल आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1.5 माइनस 1.35। तो अगर हम लोग 1.5 आर लिखे तो 0.15 हमारा होगा। अब आर का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, 0.15 डिवाइडेड बाई 1.5। डेसिमल ऊपर वाला हटेगा तो नीचे 100 होगा और नीचे वाला डेसिमल हटेगा तो ऊपर 10 होगा। 15 गया काम से, 1/10, 1/10 को हम लोग लिख सकते हैं 0.1 हो। इस तरह से आसानी से निकल गया। ऐसे कोई टफ चीज नहीं, बस सर्किट समझना था। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ था, सर्किट क्या समझना था। इनडायरेक्टली आपको पढ़ते तो नहीं समझ में आता, डायरेक्टली पढ़ते तो नहीं समझ में, इनडायरेक्टली आपको बताया गया कि जब करंट का वैल्यू सर्किट में जीरो हो तो हमारा जो ऊपर वाला रीडिंग ही ईएमएफ दे देता है। तो यहाँ से आपको ईएमएफ का पता चल गया, ईएमएफ का पता चल गया। दूसरे सिचुएशन में कह रहा है कि जब स्विच ऑन हो जाए, मतलब सर्किट क्लोज हो जाए, की क्लोज हो जाए, तो करंट, बिल्कुल ऑब्वियस बात है करंट फ्लो करेगा। तो कह रहा है कि हाँ फ्लो कर रहा है करंट, करंट का वैल्यू 1.5, ताकि वोल्टेज, अब तो ऑब्वियस बात है वोल्टेज कम हो जाएगा, क्योंकि ई माइनस आई आर हो गया, कम हो गया, कम जाएगा। तो बिल्कुल कह रहे हैं हाँ कम जा रहा है। कितना कम जा रहा है, 1.35। तो ये आपका 1.35 वोल्टेज। अब V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर वैल्यू पुट कीजिएगा, इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। तो फटाक से इसका राइट डाउन कीजिए और फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आज ही पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, टाइम मिला तो पैरेलल भी देखेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे आते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर आपने क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्लास 12th में पढ़ा होगा, जस्ट पिछले चैप्टर में। और हम लोग अभी पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेल में भी दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, दो तरह का संयोजन होता है सेलों का। सेलों का संयोजन दो तरह का, फिर से मैं बताऊं कौन सा टॉपिक है, लिख नहीं रहा हूं, आपको खुद से लिखना है, हेडिंग डालना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेलों का संयोजन। अब सेलों का जो संयोजन है, कॉम्बिनेशन ऑफ जो सेल है, वो दो तरह का होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। तो फटाक से हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन को। तो फटाक से देखो, यहाँ तक वीडियो दिख रहा, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक, यहीं तक दिख रहा है। मुझे कोई बात नहीं, मैं छोटा तो नहीं लिखूंगा, बड़ा ही लिखूंगा, लेकिन चलो मिटाऊंगा। चलो ध्यान से देखना, एक सेल है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, फिर दूसरा सेल, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। सेल में बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव होता है, और इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। फिर ये बड़ा वाला पॉजिटिव और एक छोटा वाला नेगेटिव, और फिर इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। इसका ईएमएफ E1 मान लेते हैं, इसका ईएमएफ E2 मान लेते हैं, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R2 मान लेते हैं। और फिर इसको हम लोग जोड़ते हैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R से। इसको हम लोग जोड़ते हैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस किससे, R से। अब देखो एक्चुअली होता क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन उसको कहते हैं जिसमें सेम अमाउंट का करंट फ्लो होता है।
अगर सेम अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे, अगर सेम अमाउंट का करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग उसको सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते। हो सकता है पैरेलल, हो सकता है मिक्स हो, लेकिन सीरीज तभी होगा जब सेम अमाउंट का करंट दोनों सेल से होकर फ्लो करेगा। पहली बात। दूसरी बात कि आप कैसे पहचानोगे, और भी तरीका है। अगर एक टर्मिनल दूसरे के एंड बाय एंड, एंड टू एंड ऐसे जोड़ा रहे, तब आप समझोगे क्या है, सीरीज। समझाने के लिए, लेकिन फैक्ट ये नहीं भाई साहब, फैक्ट ये है कि अगर सेम अमाउंट का करंट फ्लो हो तभी सीरीज, अदरवाइज सीरीज नहीं। जैसे पुराने जमाने में टॉर्च वॉर्च होता था इस तरह का, और इसमें हम लोग खोलते थे और एक बैटरी दो बैटरी डाल के ऐसे फिर बंद कर देते तो टॉर्च जलाते थे। वहीं पुराने जमाने में 2 सेल 3 सेल ऐसे, तो उस सेल को अगर आप देखोगे पुराने जमाने वाले सेल को, तो आपके घर में हो सकता है कि वो भी पेंसिल आ गया, फिर थोड़ा सा पेंसिल वाला बैटरी आ गया, इस तरह का सेल होता था, है ना। और नीचे ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता था और ये वाला नेगेटिव, फिर इसी से जुड़ा होता था एक और सेल इस तरह से, है ना। और ये नेगेटिव फिर जैसे ही कनेक्ट होता था, इस तरह का फोकस होता था टॉर्च, इस तरह का टॉर्च हो, इस तरह से फोकस जाता था और इस सेल का बाहर वाला हिस्सा था ऐसा, है ना। और इस तरह से टॉर्च रे फ्लो करवाता, रे ऐसे जाता था। तो ये जो कॉम्बिनेशन है फर्स्ट और सेकंड का, इस सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल बढ़ता है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव फिर से पॉजिटिव से जुड़ा हो तो क्या होता है, ये में बढ़ता है, ऐड होता है, हम लोग प्रूफ करेंगे ऐड होता है। लेकिन वहीं अगर टर्मिनल रिवर्स कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, टर्मिनल क्या कर दिया जाए, उल्टा, जुड़ने की वजह से जुड़ने के जगह घट जाता है। और क्यों, क्योंकि इसका पोलैरिटी चेंज हो जाता है, एक प्लस दूसरा माइनस, ऐसे जुड़ना चाहिए, लेकिन एक प्लस का प्लस से जुड़ जाता है, जिसकी वजह से करंट का डायरेक्शन अपोजिट, नेट करंट जीरो, और आपका नेट ईएमएफ भी क्या हो जाता है, जीरो। तो पहले हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, समझ में आया। सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहेंगे, तो ऐसे कॉम्बिनेशन इसमें सेलों से, सेल से, रेसिस्टर नहीं है, प्रतिरोध नहीं है, सेल है। और ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कहेंगे यहाँ पर। सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, वैसा कॉम्बिनेशन डेफिनेशन अगर आपको लिखना होगा तो बिल्कुल कहेंगे कि इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन विच सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू, सेम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू ईच सेल्स। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या कहेंगे कि सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल से समान मात्रा का विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत ही आसान है, देखो बहुत आसान है प्रूफ करना। इसके क्रॉस वोल्टेज होगा V1 और इसके क्रॉस वोल्टेज होगा V2, यही दोनों मिलके इसके क्रॉस वोल्टेज देगा, तो हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब आपको भी पता है कि V का फॉर्मूला होता है E माइनस आई आर, अरे पता है ना, बिल्कुल पता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 यहाँ लिखना होगा, तो 1 इस पर 1 क्यों नहीं डालें, तो सेम अमाउंट का करंट दोनों में फ्लो कर रहा है, तो 1 और क्या 1 क्या 2, और V2 होना होगा तो क्या बोलो, E2 माइनस IR2। अरे हाँ या ना, बिल्कुल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले 1 फिर लिखेंगे 2, 1 बोलो E1 माइनस IR1, E2 को E2 माइनस IR2। अब करेंगे क्या, V इज इक्वल टू I1, E जो E1 वाला टर्म है उसको एक साथ, और माइनस I वाला कॉमन होगा दोनों में एक साथ, तो बचा क्या R1 प्लस R2। अरे भाई साहब माइनस I कॉमन लिया गया, अरे हाँ या ना। इक्वेशन नंबर 1 लिखा जा सकता है। ओके ओके, तब बोर्ड पर देख। अब करेंगे क्या कि एक सेल के बदले इन दोनों सेल के बदले सिंगल सेल यूज कर रहे हैं, और उस सिंगल सेल को नाम देंगे हम लोग नहीं, इस सिंगल सेल को नाम देंगे इक्विवेलेंट सेल, इक्विवेलेंट सेल, ईएमएफ इक्विवेलेंट लिखेंगे, ईएमएफ इक्विवेलेंट लिखेंगे, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। ब्लॉक क्या है, क्या गेट, यस बोलो, आर इक्विवेलेंट बोलेंगे। अब ध्यान से देखो, आज भी रेसिस्टर आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता रेसिस्टर से, हमको रेसिस्टर से माने मतलब भी नहीं है, हमें किससे मतलब है, वोल्टेज लिखने से, बोलने के लिए बोले हैं। नहीं वो फिर लगा दो, गेट लगा दो, लॉक मत करना, लैच मत लगाना। चलो, तो अगर हमको ईएमएफ लिखना, V लिखना पड़ेगा, तो V आउटपुट हमको ही पता है, E माइनस आई आर होता है, तो E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। और ध्यान से देखो तो हमें 2 इक्वेशन मिला,
दोनों इक्वेशन का एलएचएस सेम है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS are equal, then RHS must be equal. So write down it, equivalent minus IR equivalent is equal to E1 plus E2 माइनस I R1 प्लस R2। दोनों को अगर हम इक्वेट करें, हम लोग कंपेयर करते हैं, इक्वेट करके क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे तो E इक्विवेलेंट का वैल्यू हमारा आएगा E1 प्लस E2। इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आएगा E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट मैं इस साइड लिख रहा हूँ, और R इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा, ध्यान से देखो तो I का कोफिशिएंट, I का गुणांक है R इक्विवेलेंट, I का जो गुणांक है हमारा क्या है R इक्विवेलेंट, और यहाँ I का गुणांक क्या है R1 प्लस R2, तो क्या लिखेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो तुमने कहा कि सर ये तो सीरीज वाला ही फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हमने सीरीज में पढ़ा था क्लास 10th में हुआ, बिल्कुल हमने कहा कि R में सीरीज और E में सीरीज, E1 प्लस E2, पोलैरिटी अगर एक के बाद एक के बाद एक के बाद रहा तो। और एक और बात भाई साहब, सीरीज जितना आसान है उतना आसान नहीं है पैरेलल, लेकिन ऐसा नहीं कि टफ है और टफ है, नहीं ऐसा नहीं, पैरेलल भी है। तो फटाक से वीडियो को पॉज करो और स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो वीडियो पॉज करो और पूरा राइट डाउन कर लो, और फिर हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसका डेफिनेशन, सर्किट, इन्हीं सारी चीज़ों को फिर से डिराइव करेंगे। ये ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट तो होगा ही होगा। चलो जल्दी से करो। चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा आड़ा तिरछा करना पड़ता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम नहीं समझ सकते हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्चुअली होता क्या है, ध्यान से देखो, एक सेल होता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, एक और सेल होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। अब EMF E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका EMF E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, और इसको अगर हम लोग एक्सटर्नली जोड़ दें किसी रेजिस्टर से, तो इधर से करंट I1 जा रहा है, इधर से करंट I2 जा रहा है, इन दोनों को कंबाइन करेगा तो करंट नेट करंट I1 जाएगा, तो I1 और I2 मिलके I हो गया, इतना हम लोग कह सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ध्यान से देखिए कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल अगर V होगा तो इसके क्रॉस भी पोटेंशियल क्या होगा V, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, तभी पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं समानांतर क्रम संयोजन। सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल के अनुदिश विभवांतर समान होता है, उसी संयोजन को हम लोग क्या नाम देते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन या समानांतर क्रम संयोजन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल के अनुदिश विभवांतर समान होता है, उस तरह के संयोजन को हम लोग क्या नाम देते हैं, या इस तरह के संयोजन को हम लोग क्या नाम देते हैं, समानांतर क्रम संयोजन। इंग्लिश मीडियम में लिखना हो तो बिल्कुल लिख सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन विच सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फाउंड अक्रॉस ईच सेल। ईच सेल के क्रॉस सेम अमाउंट का पोटेंशियल डिफरेंस फाउंड करता है, उसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सिंपल सा इसके अलजेब्रा को फॉलो करना है। क्या है अलजेब्रा कि I जो नेट करंट है वो हमारा I1 प्लस I2 है। अब थोड़ा I1 और I2 लिखना सीखो पहले, देखो कहीं ना कहीं आपको सिखाया गया होगा कि V इज इक्वल टू E माइनस IR। अगर इसको इधर इसको उधर भेजो तो IR इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E माइनस V, तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E माइनस V बाई स्मॉल r। इसी फंडा का इस्तेमाल करेंगे कि करंट, अब लिखेंगे कि चूंकि करंट का वैल्यू क्या होता है, E माइनस V बाई I। ये कहाँ से आया, समझ में आया? बोल ही नहीं रहे। यस सर। हैं? चलो अब बोर्ड पर ध्यान से देखो। अब बोर्ड पर क्या देखना है कि अगर हमें, चूंकि I का वैल्यू क्या लिखना है, I इज इक्वल टू क्या होगा, E माइनस V बाई R। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं नेट करंट I इज इक्वल टू, बोलो ध्यान से, I1 के वैल्यू क्या लिखूं, E1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 माइनस V बाई R2। अब V1 V2 इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि V1 और V2 दोनों सेम ही है, हमारा सेम पोटेंशियल। क्या है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, B, इसलिए V1 V2 नहीं लिखा गया। और I1 I2 डिफरेंट होगा, दोनों I1 और I2 मिलके क्या हो जाएगा, I। क्लियर है इतना? अब इसको अच्छे से अरेंज किया जाए तो I इज इक्वल टू लिख सकते हैं E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। अब I इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, E1 बाई R1 को एक साथ करो, फिर E2 बाई R2 को भी एक जगह करो, और माइनस V कॉमन लेंगे तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें v का कंपैरिजन करना है तो v अलग करेंगे i ने, तो v वाला टर्म को इधर लाओ तो v इज इक्वल टू लिख सकते हैं E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस i। तुम कहा कि सर v में तो प्रोडक्ट में था क्या 1 प्लस V1, 1 अपॉन इंटू में था 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो इसको क्या किए, तो इसको मैं डिवीजन में कर दिया, इसको किस में कर दिया, डिवीजन में। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इधर भी और इधर भी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने क्या माना, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब फिर से क्या लिखेंगे, फॉर इक्विवेलेंट सेल। अब इक्विवेलेंट सेल को होता क्या है, ऐसा सेल जो सब कुछ सेम दे। तो सेम रहने के लिए आपको पता है कि E इक्विवेलेंट चाहिए, R इक्विवेलेंट चाहिए, I सेम होना चाहिए, V हमारा सेम होना चाहिए। तो V अगर हम लोग लिखें, क्या लिखें V, तो क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, इक्वेशन नंबर 2। फिर से आपको हमारी वही कहानी है कि 1 और 2 का कंपेयर करें। तो समीकरण फिर से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। समीकरण 1 तथा 2 से LHS सेम है तो RHS भी सेम। तो इसका RHS E इक्विवेलेंट है और इसका इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट देखो क्या है तुम्हारा इक्विवेलेंट वाला, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 और अपॉन में 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। और आप ध्यान से देखोगे तो अगर एलसीएम लेंगे, E इक्विवेलेंट एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम में ऊपर भी एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि एलसीएम करके ही आपका फाइनल फॉर्मूला एक बार आया था, एग्जाम में आया था। तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियस बात है हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 इंटू R2 एलसीएम हो गया, और फिर E1 R2 प्लस E2 R1 और नीचे वाला का R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू R2। फिर R1 R2 का कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल कैंसिल आउट हो गया। तो फिर E इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या निकल जाएगा, बोलो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बोलो E1 R2, 1 के साथ 2 है, 1 के साथ क्या है, R में 2 है, फिर प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपका हो गया E इक्विवेलेंट का वैल्यू। E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 इक्विवेलेंट। अगर R इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 2 के लिए। अगर 3 रहता तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये पैरेलल वाला रेजिस्टेंस में नहीं होगा, लेकिन देखो E इक्विवेलेंट में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो गया। E1 R2 प्लस E2 R1 और अपॉन में ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, 2-3 बार बिहार बोर्ड में पूछा गया ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट। the equivalent capacitance, sorry, the equivalent EMF for two cells in parallel combination, समानांतर क्रम में दो सेलों के लिए समतुल्य EMF या विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होगा, सूत्र क्या होगा, व्यंजक क्या होगा। तो क्या है, इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और हमारा कॉम्बिनेशन इस तरह का। तो ठीक है, वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, बाद बाकी यहीं रहने देते हैं आज के लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बाद बाकी चीज़ें।